हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जब अंधेरा इतना घना हो कि उम्मीदों की कोई किरण नजर न आए, तब आपको अपने ही अंदर ढूंढनी पड़ती है बदलाव की रोशनी। हौसले का नन्हा सा दिया भी काफी होता है इस अंधेरे से लड़ने के लिए, उसे मात देने के लिए। जी हाँ, अंधेरा नशे का है, जहाँ से कई युवा अब वापस उजाले की तरफ आना चाहते हैं और उनकी मदद करते हैं रिहैब सेंटर। रिहैब सेंटर जो वापस जिंदगी की तरफ लौटाने का हौसला देते हैं, जहां नशे की आदत से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अपनों को समझना पड़ेगा कि ये एक बीमारी है, ना कि उसकी गलती। कोई जानबूझकर नशा कर रहा है और उसे छोड़ना नहीं चाहता, ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। बीमारी है तो इसका इलाज भी है। मरीज को इलाज तक पहुंचाने में और इलाज में मदद करें। रिहैब सेंटर में इलाज के दौरान अगर मरीज सिर्फ नशे की लत का शिकार है तो सिर्फ उसी का इलाज किया जाता है। अगर वो नशे और डिप्रेशन दोनों का शिकार होता है तो दोनों का साथ साथ इलाज किया जाता है। नशा डिप्रेशन की ओर भी ले जाता है। नशे में मौजूद केमिकल ब्रेन के एक खास हिस्से को प्रभावित करता है, इससे डिप्रेशन हो सकता है। तो मरीज को फिर से सुधरने के लिए कुछ मौका दे, थोड़ा वक्त दे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBC 24 में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मुमकिन है नशे से मुक्ति में। जी हाँ, इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि अगर कोई लत इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो घर पर नहीं संभलती, तो ऐसे समय पे व्यक्ति को सेंटर की जरूरत पड़ती है, पर्टिकुलर एक गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, मदद की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमको रिहैब सेंटर लेके जाना पड़ता है। तो इसी से आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्टूडियो में मनीषा शर्मा है, जो संकल्प सांस्कृतिक समिति की संचालक भी हैं। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मनीषा जी, एक बहुत अहम काम आप लोग कर रहे हैं। इसकी तारीफ भी अगर हम करें तो कम है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो नशे से अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से तबाही की कगार पर ले जाते हैं, उनके लिए एक संबल का काम करते हैं ऐसे सेंटर्स। ये जो सेंटर्स हैं वास्तव में है क्या और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? सेंटर जो है वो इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स कहलाता है। 2000 में जब NGO संकल्प सांस्कृतिक समिति यहाँ काम करना शुरू की और हम लोग ट्राइबल एरिया में जाना शुरू किए, तो हमने देखा कि उस समय वहाँ ताड़ी, महुआ, ये सारी लतें काफ़ी थी। तो हमें लगा कि कैसे करना चाहिए, तो हमने अवेयरनेस शुरू की। अवेयरनेस इन द सेंस कि हम लोग स्ट्रीट प्ले करते थे, गाना गाते थे, फोक सॉन्ग्स था। फिर हमें लगा कि सिर्फ इतने से उनका नशा नहीं छूटने वाला है, तो हमने फाइंड आउट किया कि क्या किया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो उस समय नशा मुक्ति केंद्रों के लिए सहायता देती थी। तो सन 2000 में हमने इसकी शुरुआत की। ये 15 बिस्तरों वाला है और यहाँ पर कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव को लेके, जो इनमेट्स हैं हमारे, हम एडिक्ट्स नहीं बोलते, उनको इनमेट्स बोलते हैं, और उनको एडमिट करके जाते हैं, जहाँ 30 से 90 दिन का इनको रहना होता है। इंडोर ट्रीटमेंट होता है ये एक्चुअली, और इनको रख के हम अपने साथ इन पे वर्कआउट करते हैं। ये जो रिहैब सेंटर्स है मैम, जैसा कि आपने भी कहा कि इंटीग्रेटेड है, यहाँ पर जब आपके पास कोई व्यक्ति पहुंचता है या फिर लाया जाता है, इसमें किस तरीके के नशे और क्या स्थिति होती है जब उन्हें इस सेंटर तक ले जाना चाहिए? जब हमारे पास आते हैं तो जनरली बहुत सीवियर होके आते हैं, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो कई बार परिवार वालों को पता नहीं चलता है। हमें छोटे छोटे मेजरमेंट्स है जो हम परिवार को बताते हैं कि बहुत ज़्यादा सीवियर है अगर शराब का, तो आप हाथ को ऐसे स्ट्रेच करिए तो उनके फिंगर जो है वो शिवर करते हैं। और गांजा अगर ले रहा है तो वो आपको आंखें ब्लिंक नहीं करेगा,
वो आंख को ऐसा मिचमिचाएगा नहीं, वो एकदम से आपको देखते रहेगा। जो गांजा का एडिक्ट है वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है या बहुत कम खाता है, वो बहुत ज़्यादा सोता है या बहुत कम सोता है। तो इस तरीके के हम जब अवेयरनेस करते हैं कम्युनिटी में, तो छोटी छोटी चीज़ें हम परिवार को बताते हैं। एक बार एक लेडी का फ़ोन आया कि मैडम मेरा बच्चा 10th क्लास में है और उसके इसमें कुछ हरा हरा दिख रहा है पॉकेट में, और उसका नेचर जो है, बिहेवियर है, वो सब बदल गया है। तो पहले तो शुरुआत ये होती है कि परिवार को पता ही नहीं चलता है, और धीरे धीरे जब तक पता चलता है तो कई बार गांव में बैगा गुनिया के पास जाते हैं कि ऐसा हो गया करके, वहाँ से करते करते या फिर कई बार इन लोग हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। और हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट होता है, पर जो एक्चुअली इंटीग्रेटेड इनको हेल्प मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए थ्रू काउंसलिंग, वो नहीं मिल पाता। तो फिर वापस रिलैप्स हो जाता है, और ये बोलने को होता है कि हमने इतना मेहनत किया तो भी ठीक नहीं हुआ। और आपको एक चीज बहुत जरूरी है बताना कि ये एक तो बीमारी है, जो आपने इंट्रो में बताया ही था, लोगों को ये पता नहीं कि ये एक बीमारी है। दूसरा, ये ट्रीटेबल है कि इसका इलाज हो सकता है, बशर्ते कि फैमिली और जो एडिक्ट है वो दोनों मिलके इसमें सपोर्ट करें। सिर्फ वन वे सपोर्ट से ये नहीं होगा, फ्रेंड्स को भी सपोर्ट करना होगा। तो जब ये हमारे पास आते हैं तो काफी सीवियर हो जाए रहते हैं। बहुत अहम लक्षण भी आपने बताए हैं। मुझे लगता है ऐसे छोटे छोटे लक्षण और ऐसे छोटे छोटे जो टिप्स है वो मैं आपसे पूछते चलूंगी। मनीषा जी, यहाँ पर हमारे पास में देविका जुड़ चुकी हैं, मंडला से कॉल किया इन्होंने। देविका, स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकती हैं आप। पूछना चाह रही, नमस्ते जी, बोले। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी को नशे की आदत है तो उसको छुड़वाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसीलिए हमने ये मुहिम चलाई हुई है। आप हर दिन 5 बजे ये कार्यक्रम देख सकती हैं। इस पर लगातार अलग अलग एंगल पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम रिहैब सेंटर की बात कर रहे हैं, जिनका नशा नहीं छूटता, सीवियर होते हैं तो वही पहुंचते हैं। यहाँ पर जैसा कि इन्होंने भी सवाल किया कि क्या करें, तो ये जो क्या करें वाली जो कंडीशन है ये तब हो जाती है क्या मनीषा मैम कि जब बहुत ज्यादा वो ड्रिंक करने लगे या बहुत ज्यादा ऐसा नशा करने लगे कि उनको अपना होश ही नहीं रह जाता, तब लेके जाए, या शुरुआत में ही हम अलर्ट हो जाएं? अगर शुरुआत में ले आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि स्टार्टिंग में, जब तक कि आपको बायोलॉजिकल बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है और आप लाते हैं, तो इन दैट स्टेज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अभी इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसका एक आंसर है कि आप इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाएंगे और नशा मुक्ति केंद्र एवं पुनर्वास करके टाइप करेंगे तो आपको सभी स्टेट के जिलों में जहां जहां वो है उसका पता और उसका फ़ोन नंबर सब मिल जाएगा। तो अगर आप मंडला में हैं तो आप ज़रूर ढूंढिए, गूगल में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं तो आप मैम से हमारा नंबर ले लीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे वो इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर का। बिल्कुल, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम टोल फ्री नंबर भी आपके लिए लेकर आए हैं। टोल फ्री नंबर हम जारी करेंगे जिसमें भी आप मदद ले सकते हैं। और बहुत जरूरी है कि परिवार वालों की जागरूकता ही उस नशे से उसको बाहर ला सकती है। यहाँ पर एक जो बात मनीषा जी मैं आपसे जानना चाह रही थी, एक लंबा समय आप लोग डेडिकेटेड इस दिशा में काम कर रहे हैं, ऐसे क्या कारण आप देखती हैं कि ऐसे नशे के लत में सीवियर कंडीशन तक हो जाती है और लोग सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाते, उन्हें उनकी भरोसे ही छोड़ दिया जाता है कई बार? सबसे पहले तो जो इन लोग नशे में जाते हैं वो पीयर प्रेशर है। अभी तक की हमारे अनुभव से ये निकल के आया है कि जो पीयर प्रेशर होता है उसी से ये नशा करना शुरू करते हैं। कुछ है कि उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, तो हमारे यहाँ जो साइकोलॉजिकल के डॉक्टर्स हैं उनके पास नहीं जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स लेके, और वो बोलते हैं कि हम पागल थोड़ी हैं वहाँ जाएंगे। लेकिन अगर आप काउंसलर के पास भी जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, काउंसलर एक थर्ड व्यक्ति होता है जो किसी के फेवर में बात नहीं करता है और आपकी प्रॉब्लम सुन के आपसे ही उसके सॉल्यूशन का रास्ता बताता है कि उसके लिए क्या बेटर होगा। तो लोगों को जागरूक होना चाहिए और काउंसलर की हेल्प जरूर लेना चाहिए ऐसे कंडीशन में। गोकुल जुड़ चुके हैं मनीषा जी हमारे साथ में। गोकुल, स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है, बोलें। हाँ दीदी, बस यही कहना है, मेरे को नशा छोड़ना है। चलिए, पहला कदम तो आपने पार कर लिया कि आप खुद ही सोच रहे हैं कि आपको नशा छोड़ना है। ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत आसान होगा क्या मैम कि अगर वो खुद से भी छोड़ना चाह रहे हैं, खुद ही संपर्क करना चाह रहे हैं, ये कितना अहम है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं तो इनको कंग्रेचुलेट करूँगी कि
इन्होंने स्वयं आगे आके बोला कि नशा छोड़ना है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आप या तो सेंटर में एडमिट हो जाइए या काउंसलर का हेल्प ले लीजिए। अगर वो भी नहीं तो हम एक बहुत छोटी सी चीज़ बोलते हैं कि जो आपका क्रेविंग टाइम होता है, क्रेविंग टाइम है नशा लेने का समय, उस समय जो आपके बहुत करीबी है उनके साथ बैठिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप खाली दिमाग मत बैठिए और खाली पेट मत रहिए, उस समय आप कुछ खा के बैठिए और अपने से। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सुहाग फिल्म में अमिताभ बच्चन रेखा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये शराब की बोतल है, मेरा ये पीने का टाइम है, आज मुझे इसको छूने मत देना। बहुत सिंपल है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई है तो आप कुछ पेट आपका भरा होना चाहिए। अगर आपके बहुत क्लोज मदर है, वाइफ है, सिस्टर है, उनके साथ बैठिए और कुछ दिन तक की समय बिताइए, अपने माइंड को डाइवर्ट करिए। देखिए धीरे धीरे आपका दिमाग उस तरफ से हटते चले जाएगा। बिल्कुल, और ये बहुत बहुत अहम बात आपने कही कि अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको खुद ही इससे निकलने की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। जब हम रिहैब सेंटर की बात करते हैं मनीषा जी, तो यहाँ पर ये देखना होता है कि ये किस तरीके से काम करता है, क्या गाइडलाइन होती हैं, किस तरीके की टेक्निक आप सब इस्तेमाल करते हैं कि इस एडिक्शन से वो व्यक्ति बाहर आता है। जब हमारे रिहैब में आते हैं तो सबसे पहले चीज़ है कि हम उनको अकेले नहीं रखते हैं। हम पूरा हमारा जनरल वार्ड है जिसमें सारे रहते हैं, जो सीनियर है वो भी और जो जूनियर है। सीनियर को पता है कि हम इस फेज से गुजर चुके हैं और अभी इसको बहुत ज़्यादा विड्रॉल्स हो रहे हैं। विड्रॉल ये होता है क्योंकि आप रिहैब में आते हैं और उसी समय आपका नशा ख़त्म हो जाता, आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं मिलता है, तो विड्रॉल्स होते हैं। छोटा सा एग्जांपल है कि अगर रोज़ सुबह मुझे चाय पीने की आदत है और आज मुझे चाय पीना मना कर देंगे तो मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होगी, माइंड बार बार चाय की तरफ जाएगा। सेम उनके साथ होता है कि उनका विड्रॉल स्टार्ट होता है तो वो विड्रॉल 7 to 15 डेज का मानते हैं सीवियरिटी के हिसाब से कि आपने कौन सा नशा और कितने दिनों तक या सालों तक किया है। उसके बाद फिर हम इनको सर्वधर्म प्रार्थना कराते हैं कि एक पावर है, उस पर यकीन करिए। फिर हम इनको मेडिटेशन कराते हैं क्योंकि इनका माइंड बार बार उधर जाता है कि ये मेरा बीड़ी पीने का टाइम है, ये मेरा शराब लेने का टाइम है। तो मेडिटेशन आपके दिमाग को स्थिर करता है। योगा कराते हैं क्योंकि नशा छोड़ते समय आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी में, तो वो पेन से रिलीफ मिलता है योगा करने से। हम इनकी इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं, फैमिली काउंसलिंग करते हैं, हम इनके ग्रुप में काउंसलिंग करते हैं, एजुकेटिव री एजुकेटिव सेशंस है, इनका एंटरटेनमेंट भी है, इनको लाइब्रेरी की बुक्स भी मिलती है, स्पिरिचुअल बुक्स भी है सभी धर्म की हमारे पास, और इनका लेजर टाइम भी होता है। और अगर इसके अलावा भी इनको कोई कुछ चाहिए तो वो हम डेफिनेटली ये है कि अगर उनको सपोर्ट मिलता है तो हम उनको ज़रूर करते हैं। बहुत सारे आर्ट की क्लासेस भी लेते हैं ताकि इनका माइंड एंगेज हो। बिल्कुल मुमकिन है नशे से मुक्ति, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो इस इच्छा शक्ति के साथ साथ आप उस नशे की लत से बाहर आ सकते हैं, एक अच्छा जीवन और खुशनुमा जीवन जी सकते हैं, जिसकी मदद के लिए लगातार हम इस तरीके के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। रिहैब सेंटर की हम चर्चा कर रहे हैं मनीषा जी। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सेंटर तक पहुँचते हैं 30 से 90 दिन तक सारी चीज़ें करने के बाद एक रिलैक्स होकर एक अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है वो व्यक्ति, लेकिन वापस उसी माहौल में चला जाता है, वापस वही प्रेशर होगा, फिर वही स्थितियां होंगी। आपको लगता है कि कितने चैलेंजेस होते हैं आप लोगों के लिए भी और उनके परिवार वालों के लिए कि वो अब इससे दूर ही रहे, उसके लिए क्या टेक्निक अपनाते हैं आप? पहले तो जब हम इनको डिस्चार्ज करते हैं तो हम एक रिस्क डेट्स देते हैं, होली, न्यू ईयर, यहाँ की बात करें तो छठी जिसमें इन लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, दिवाली, तो हम ये पूरा रिस्क डेट देते हैं कि इसमें अगर आपको फील हो कि मैं स्लिप होने वाला हूँ या रिलैप्स होने वाला हूँ तो आप हमारे सेंटर आ जाइए। हम उस दिन आपको रखेंगे और हम ये सारे फेस्टिवल उनके साथ मनाते हैं। अभी होली आ रही है, हमारे पूरे इनमेट्स जितने होंगे उनके साथ हम होली मनाएंगे। दूसरा, हम इनके फैमिली वालों को बोलते हैं कि हमेशा डाउट मत करिए, बाहर अकेले नहीं जाना, पी के आया क्या मुँह खोल ऐसा सूंघेंगे जोर जोर से, फिर अभी किसके साथ गया था। तो ये जो फैमिली का सपोर्ट है उसको एक ब्रीफिंग हम देते हैं जब वो डिस्चार्ज के लिए आते हैं तो। और जो हमारे इनमेट्स जाते हैं उनको हम एक फेयरवेल देते हैं सबके साथ बैठ के, और काफ़ी कुछ उनको पूछते भी हैं और गाइड भी करते हैं। और उसके बाद हमारा फॉलो अप प्रोग्राम होता है जिसमें हम इनके घर जाते हैं मिलने,
टेलीफोनिक कॉल करते हैं अगर बाहर से कोई आया है तो, और हम लेटर्स भी लिखते हैं इनको। तो ये तीनों तरीके से करते हैं। और जब भी ये हमारे सेंटर आए तो हम इनका एक सेशन अपने इनमेट्स से कराते हैं कि देखो मैं ऐसा था और आज ऐसा हूं। हाँ, यही सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी मनीषा जी, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है ना वो एग्जाम्पल के साथ बहुत तेजी से काम करता है। ऐसे में आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि वो लोग जो पहले यहाँ पर सेंटर में थे और एक बहुत अच्छी जिंदगी अब जी रहे हैं, खुश हैं, क्या उनको इन लोगों से मिलवाते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं मोटिवेशन के जिनको देख के लगे कि हाँ मैं भी ऐसा हो सकता हूँ या मैं ऐसा ठीक हो सकता हूँ? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक पीयर एजुकेटर है जो पहले इस सेक्टर में थे और अभी हमारे साथ है। तो वो 24/7 हमारे साथ रहते हैं सेंटर में और वो क्लासेस भी लेते हैं इनकी, और अपना एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि मैं पहले इतना सीवियर था और आज मैं यहाँ हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, उनके घर कुक है, उनका बेटा था और वो विडो थी और काफ़ी परेशान थी। उन्होंने रेफ़र किया था मुझे और उसके बाद हमने इमीडिएटली उनको जॉब में रख लिया। आज वो हमारे साथ है और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। फिर हम कभी कभी फेस्टिवल में इन लोग को कॉल करके बुलाते हैं। मटकी फोड़ में भी इन लोग सब आते हैं, हमारे एक्स एडिक्ट्स लोग, और हमारे साथ एंजॉय करते हैं। तो बहुत सारा ऐसा है। अल्कोहलिक एनोनिमस क्लब भी होता है एक बड़े मेट्रो सिटीज़ में। हमने कोशिश की इनकी क्लब बनाने की, पर सक्सेस नहीं हुए क्योंकि सबके अपने अपने स्ट्रगल्स थे, उनके एंगेजमेंट्स थे। मनीषा जी, यहाँ पर जब रहते हैं तो जब शुरुआत में पहुँचते हैं, जैसे आपने कहा कि सीवियर कंडीशन में पहुँचते हैं, तो फिर किस तरीके से टीम आप लोगों की वर्क करती है? क्या डॉक्टर्स होते हैं, काउंसलर होते हैं, या योग टीचर्स होते हैं? मतलब कितने लोगों की जरूरत पड़ती है किसी एक व्यक्ति को नशे से बाहर निकालने के लिए? गुड क्वेश्चन। हमारे 15 का स्टाफ है। एक योगा एक्सपर्ट है हमारे साथ, MBBS MD डॉक्टर हैं जो इनके साथ डेली रहते हैं। 2 नर्स है जो मॉर्निंग और नाइट में ड्यूटी करते हैं। 2 वार्ड बॉय हैं हमारे साथ, 2 गार्ड भी है, पीयर एजुकेटर है, और काउंसलर है 2 जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि काउंसलर ऐसे होते हैं जो इनके साथ बैठ के इनकी डीप रूटेड प्रॉब्लम जो है उसको फाइंड आउट करके उस पर इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिक्स करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली बाकी लोग काम करते हैं। ये जो नशे की हालत में पहुंचते हैं मनीषा जी, इसमें किस एज ग्रुप के ज्यादा हैं? क्योंकि ये देखिए कि आज नशे की जो लत है वो टीनेज से शुरू हो जा रही है। इसमें लड़का लड़की भी फर्क नहीं है, और यही वो उम्र होती है जिस समय पर बच्चा जिज्ञासावश शुरू करता है। आपको लगता है कि यहाँ पर पेरेंट्स की कितनी जिम्मेदारी होती है ताकि वो रिहैब सेंटर तक पहुँचने की नौबत ना आए? देखिए, हम तो 18+ से एडमिशन लेते हैं और छत्तीसगढ़ में अभी कोई भी बच्चों का रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है, पर हम एडोलेसेंट और यूथ ग्रुप में भी काम कर रहे हैं। तो हमारा स्टाफ जब जाता है फील्ड में अवेयरनेस के लिए, तो यू वोंट बिलीव कि 5 साल का बच्चा भी मल्टीपल ड्रग एडिक्ट मिलता है हमको। एक बच्चे का एग्जाम्पल दूंगी कि पान शॉप थी पापा की, वो जब लंच में जाते थे तो इसको बोलते थे कि तू यहाँ बैठ जा। ऐसे सिगरेट पीते लोग दिखते थे तो ये बहुत एंशियस हुआ। इसने सिगरेट स्टार्ट की छुप छुप के पापा से, फिर उतने में उसको नहीं रहा गया। जितनी बोतलें पड़े रहती थी शराब की उसको कलेक्ट करके थोड़ी थोड़ी सी शराब कलेक्ट करके वो पीने लग गया। फिर बोला अब मज़ा नहीं आ रहा, तो फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि गांजा पी, शंकर जी का प्रसाद है, बहुत मज़ा आएगा। और इसको 16, 12, 14 ईयर्स के फ्रेंड्स लोगों ने बैठाया और इसको गांजे की लत भी दे दी। तो आप सोच सकते हैं कि जो स्लम में हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स बाहर जाते हैं डेली वेजेस के लिए, बच्चे टोटली अकेले घर में हैं। जो हाई सोसाइटी के हैं उन लोग अपने एंगेजमेंट में हैं, मे बी क्लब, शॉपिंग एंड एक्स्ट्रा थिंग्स, तो उनके बच्चे भी हैं। कुछ तो ग्लैमर वर्ड को देख के फैसिनेट होते हैं, कुछ पीयर प्रेशर होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, और कुछ एक दूसरे को देख के स्टार्ट करते हैं। पीयर प्रेशर में एक एग्जांपल दूंगी कि जो सेंटेंस फ्रेंड्स बोलते हैं नहीं पीने वाले को, तू फट्टू है, तू डरपोक है, तू इन सब से डरता है, तेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये मोटिवेशन लाइंस होती है उनके लिए कि अच्छा ला मैं पी के दिखाता हूँ या मैं नशा लेके दिखाता हूँ। तो इस तरीके
की चीज़ें से हम रूबरू होते हैं। लेकिन चैलेंजेस सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही होगा मनीषा जी, क्योंकि आपके पास जो रिहैब सेंटर्स हैं उसका अपना लिमिटेशन है और हमें ये पता है कि इन जगहों पर ये बच्चे बहुत ज़्यादा इसका शिकार हो रहे हैं। तो आप लोगों को क्या समय समय से निकलकर यहाँ पर जाकर काउंसलिंग करते हैं, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम करते हैं या इनके पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं ताकि एक बड़ा जो वर्ग है वो मोटिवेट हो? हमारे डेली आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं स्टाफ के, जो पूरे एरिया कवर करते हैं रायपुर का। इसको हम बोलते हैं आउटरीच ड्रॉप इन सेंटर। तो ये एडोलेसेंट और यूथ के लिए है। इसमें छोटे बच्चे जो लेते हैं नशा आउट ऑफ द वे, वो भी हमारे साथ आते हैं, पर हम उनके ग्रुप को अलग रखते हैं। फिर वो हमारे सेंटर में आते हैं, हमारे काउंसलर उनको काउंसलिंग करते हैं, डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करके फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देते हैं और इनको हम डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं। हमारे सेंटर में लाइब्रेरी की बुक्स है, इंडोर गेम्स है, टीवी में डिफरेंट गेम्स एंड एजुकेटिव सेशंस है उनके। तो हम उनको दिन भर इसमें एंगेज करके अपने पास सेंटर में रखते हैं। बिल्कुल। हमारा कार्यक्रम है मुमकिन है नशे से मुक्ति, लगातार आप इस पे काम कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे नशे से मुक्ति के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट IBC 24 जो इतना आइसोलेटेड बर्निंग चीज़ों को लेके आप इस पे आए हैं। तो कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम। सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप जितना ज़्यादा इसमें लोगों की एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली करिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, आपका सॉफ्ट कॉर्नर अनाथालय के लिए होगा या ओल्ड एज होम के लिए होगा, पर ये एक ऐसी समस्या है जिसे पूरा परिवार ही पीड़ित होता है। अगर हम शराब और तंबाकू की बात करें, जिसमें हमारा राज्य सबसे ऊपर है एक सर्वे के हिसाब से, पर आप देखेंगे कि तंबाकू तो उसका एक सेंटर है काउंसलिंग जो कालीबाड़ी में है, विच इज़ बीइंग रन बाय स्टेट गवर्नमेंट। पर नशे को लेके लोगों की धारणा बहुत खराब है कि ये तो ऐसा ही है, पर वो सोशली और लीगली एक्सेप्टेड है शराब, लेकिन बाकी तो इलीगल है और सोशली एक्सेप्टेड भी नहीं है, पर भी लोगों को वो अवेलेबल है। अगर आप किसी एक बंदे की हेल्प करते हैं इससे बाहर निकलने में, तो आप पूरे परिवार की हेल्प करते हैं, जिसमें छोटे बच्चे और महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। बिल्कुल, ब्लेसिंग मिलती है वो अलग हो जाती है। मनीषा जी एक अहम काम कर रही हैं और बहुत अहम टिप्स आपने दिए। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर हर कोई किसी एक की ही मदद करके उसको इस नशे से मुक्ति दिलाने के लिए काम करता है, तो मुझे लगता है कि इससे हम बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।